हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 11। और बच्चों, आज के लेक्चर के लिए एक बात मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो एक्सक्लूसिवली जेईई मेंस और एडवांस के लिए है। तो अगर आप एकेडमिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर इसको पढ़ते हैं, देखते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप इसको देखें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपका बोर्ड का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा, अब तक जो हम पढ़ रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कि एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो वो एक सर्किल पर मोशन कर रहा था, या अदर देन 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री अगर एंटर करता है तो वो एक हेलिकल पाथ पर मोशन करता है, ठीक है। तो जो सर्कुलर मोशन वाला जो केस था वही रिपीट होगा, लेकिन उस केस में और इस केस में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि वहां जो मैग्नेटिक फील्ड था बच्चों, वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन का मैग्नेटिक फील्ड था। इनफाइनाइट एक्सटेंशन बोले तो एक ऐसा फील्ड जिसका हमको और छोर नहीं पता है, मतलब ना हमको ये पता है कि वो फील्ड कहां से शुरू है और कहां खत्म है। इस तरह का अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। क्लियर। तो इनफाइनाइट एक्सटेंशन के मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वो ऑलवेज एक कंप्लीट सर्किल पर मोशन करेगा। अब एक दूसरा यहां पर जो केस है वो ये है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटर करेगा, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन का नहीं है, बल्कि एक फाइनाइट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। फाइनाइट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है बच्चों कि उस फील्ड का हमको पता है कि ये फील्ड यहां से शुरू है और यहां खत्म है, ठीक है। और एटलीस्ट हमको ये एक एंड उसका पता होगा कि मतलब कहां से शुरू है, ठीक है, और या फिर कहां खत्म है, या फिर हमको दोनों पता हो सकते हैं कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से शुरू है और यहां पर खत्म है, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक फाइनाइट रीजन के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो वो तब तक सर्कुलर मोशन करेगा जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, क्योंकि फाइनाइट रीजन का है। फाइनाइट रीजन का मतलब है कि मैग्नेटिक जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी आएगा, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि Fm इक्वल टू होता है QBB sin थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा तो Fm 0 हो जाएगा और चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन फाइनाइट रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फाइनाइट रीजन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो ये बात क्लियर है कि वो कंप्लीट सर्किल पर मोशन नहीं करेगा। कभी सेमी सर्किल पर चल रहा होगा तो कभी आर्क पर चल रहा होगा, मतलब अ पार्ट ऑफ सर्किल, मतलब कंप्लीट सर्किल नहीं चलेगा। तो अब कंप्लीट सर्किल कब चलेगा, यही चीजें गौर करने की होती है बच्चों। कंप्लीट सर्किल कब चलेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्ट इन अ फाइनाइट रीजन, तो सर्किल will not be complete, पूरा सर्किल नहीं बनेगा, मतलब वो एक आर्क पर चलेगा। वो आर्क आपका सेमी सर्किल हो सकता है, कोई भी आर्क हो सकता है, कितना भी आर्क हो सकता है। मतलब यूं मान के चलिए कि जनरल कॉन्सेप्ट, अगर फाइनाइट रीजन के मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो वो एक आर्क पर मोशन करेगा, या यूं कहिए जब तक सर्कुलर मोशन करेगा जब तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। अब साहब
इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों जब चार्ज पार्टिकल किसमें, एक फाइनाइट रीजन के मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन करेगा तो वो आपसे जनरली पूछता क्या है, जिन पर हमको बात करनी है और जो हमें सीखना है कि वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो आपसे पूछेगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है साहब, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज पार्टिकल कितनी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रहा, एंगल एट एग्जिट पॉइंट, एक पॉइंट से एंटर किया होगा, कहीं दूसरे पॉइंट से वो निकला होगा, तो जहां से निकला है एग्जिट पॉइंट उस पॉइंट पर एंगल कितना है, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डेविएशन, ठीक है, इस पे बात करेंगे अभी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या डेविएशन क्या होता है, और डिस्टेंस बिटवीन एंटरिंग पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन है जो ये बताएगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से शुरू है। तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ये मतलब ये प्लेन आपको ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड भाई इसके ऊपर है और इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से शुरू है, ठीक है। अब कहां तक है वो नहीं पता हमें, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आपको कम से कम एक एंड तो पता ही होगा कि कहां से शुरू है या कहां खत्म है, और दोनों भी पता हो सकते हैं। तो इस केस में हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से शुरू है और इधर मैग्नेटिक फील्ड कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहां से सपोज कीजिए एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से, क्लियर, और कहीं इस पॉइंट से वो बाहर निकलता है, तो ये तो हो गया आपका बच्चों एंटरिंग पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया आपका एग्जिट पॉइंट, क्लियर है ना, ठीक है। अब तो वो पूछेगा आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन एंटरिंग पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, तो इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो आपसे जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं। तो अब इनको हम 1 बाय 1 अलग अलग केस के लिए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, क्लियर। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं हम, केस फर्स्ट, ठीक है जी। तो केस फर्स्ट है हमारा कि ये साहब प्लेन, और इस प्लेन के ऊपर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लस जेड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डॉट का मतलब प्लस जेड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और मास है साहब M, और ये बी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, क्लियर। अब साहब अब ये चार्ज पार्टिकल जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो नो डाउट सर्कुलर मोशन होगी। अब सर्कुलर मोशन ऐसे जाएगा सर्किल पर या ऐसे जाएगा, तो वो कैसे पता करते थे हम, वो पता करते थे हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, मतलब बाय नोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम डायरेक्शन निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जेड, मतलब बोर्ड के बाहर हमारी तरफ, तो ये होगी साहब फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी करंट भी अपवर्ड डायरेक्शन होगी, तो थंब हो गया करंट की तरफ, तो जो फोर्स आएगा आउटवर्ड नॉर्मल ऑन दी पाम वो आएगा आपका इस डायरेक्शन में, बोले तो प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल आपका ये कुछ इस तरह से मोशन करेगा सेमी सर्किल पर चलते हुए, और यहां से वो इस तरह से बाहर निकल गया साहब, क्लियर। अब साहब ये हो गया साहब आपका इस सेमी सर्किल का सेंटर O, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपका A और ये पॉइंट हो गया आपका E, क्लियर, एग्जिट पॉइंट, सही है। तो सबसे पहले अब आपसे क्या पूछेगा कि भाई इस सर्कुलर पाथ का, जिस सर्किल पर वो चला है उसकी रेडियस, तो सर्कुलर पाथ कोई भी हो यार, पूरा सर्किल हो चाहे उसका एक छोटा सा पार्ट हो चाहे सेमी सर्किल हो, रेडियस तो सेम ही रहती है। तो अगर सपोज करो ये पूरे सर्किल पर चल रहा होता तो रेडियस क्या होती, रेडियस होती साहब इसकी R इज इक्वल टू MB अपॉन QB। तो ये हो गई इस सर्कुलर पाथ की रेडियस R, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म, क्लियर। अब आते हैं टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर पार्टिकल पूरे सर्किल पर रिवॉल्व करता है मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, तो उसका टाइम पीरियड होता था 2πm अपॉन में आपका QB, ठीक है, पूरे सर्किल के लिए, ठीक है ना, ये फुल सर्किल के लिए, फुल रेवोल्यूशन के लिए। अब देखो एक यूनिटरी मेथड, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड, जब पार्टिकल पूरा एक सर्किल घूमता है, ठीक है, तो वो कितना एंगल घूम जाता है 2π।
तो 2 पाई रेडियन एंगल घूमने में पार्टिकल ने टाइम लिया कितना, कैपिटल टी। तो 1 रेडियन घूमने में कितना लिया होगा बच्चों, टी अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो पाई रेडियन, भाई सेमी सर्किल है ना, तो सेमी सर्किल कितना एंगल बनाएगा, पाई। तो पाई रेडियन के लिए कितना एंगल लेगा बच्चों, टी अपॉन 2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका टी बाई 2। तो टी कितना है हमारा, 2 पाई एम अपॉन क्यू भी, तो यहाँ 2 पाई एम अपॉन क्यू रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा पाई एम अपॉन क्यू भी। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, ठीक है, वही ट्रिक बनेगी कि अगर चार्ज पार्टिकल पूरा एक सर्किल घूम रहा है, ध्यान से देना, देखो इसको अलग छोड़ो, एम अपॉन क्यू भी, इसमें भी एम अपॉन क्यू भी आ रहा है, ये आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो ये क्या है, पूरे सर्किल का एंगल मतलब 2 पाई, ये क्या है पाई, आधे सर्किल का एंगल, समझे नहीं समझे। तो यहां से एक ट्रिक बनी है अब कि ये आर्क है बच्चों, आर्क सेंटर पर जितना एंगल बना रहा होगा टाइम पीरियड के फॉर्मूले में 2 पाई की जगह उतना ही एंगल रख देना है। अगर मान लो आर्क थीटा एंगल बना रहा है सपोज, तो यहां पर 2 पाई की जगह क्या रख देंगे, थीटा। अगर आर्क यहां पर एंगल बना रहा है 2 पाई माइनस थीटा, तो यहां पर 2 पाई माइनस थीटा एंगल रख देंगे। समझ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर देखो 2 पाई पूरे सर्किल है, फिर यहां पर पाई सेमी सर्किल के लिए। अब मान लो ना सेमी सर्किल है ना पूरा सर्किल है, कोई आर्क है, तो उस आर्क का एंगल आ जाएगा यहां पर, सिंपल। ठीक है, तो ये आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि t इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और 2 पाई वो मतलब 2 पाई की जगह वो एंगल रखना है जितना आर्क अपने सेंटर पर बना रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए साहब। अब आते हैं एंगल एट एग्जिट पॉइंट। तो इस केस में एंगल एट एग्जिट पॉइंट आपका क्लियर है। अच्छा, एंगल पूछेगा किस किस के बीच, एंगल पूछेगा जो प्लेन आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से शुरू हो रहा है, उस प्लेन और वेलोसिटी के बीच का एंगल है ये। जैसे ये आपकी एंटरिंग पॉइंट पर वेलोसिटी है और ये प्लेन और वेलोसिटी के बीच एंगल है आपका यहाँ पर कितना, 90 डिग्री। तो ये आपकी एग्जिट पॉइंट पर वेलोसिटी है और ये वो प्लेन है जो मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट कर रहा है। तो इन दोनों में के बीच भी एंगल कितना है साहब आपका, 90 डिग्री। तो एग्जिट पॉइंट पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद बच्चों अब कॉन्सेप्ट आती है आपकी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डेविएशन। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डेविएशन क्या है ये समझिए। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डेविएशन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डेविएशन क्या है, एंगल बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी when they are placed tail to tail। क्लियर। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल है ये, कब, जब दोनों टेल से टेल मिलाते हुए रखी जाएं। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमें एंगल डेविएशन बताना, तो ये हो गई साहब हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड VF। ठीक है, ये हो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड। ठीक है, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी VI। दोनों की टेल से टेल मिल गई, दोनों के बीच कितना एंगल है ये, 180 डिग्री। ये हो गया साहब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है साहब, 4 क्वेश्चन हो गए। अब बच्चों उसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन एंटरिंग पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट। तो ये आपका था एंटरिंग पॉइंट A और ये था हमारा एग्जिट पॉइंट जहां से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आया था। तो वो कह रहा है कि AE जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो क्लियरली यहाँ पर डिस्टेंस वो कितनी है, डायामीटर है सर्किल का। तो डिस्टेंस बिटवीन AE, तो ये हो जाएगा AE इज इक्वल टू 2R, रेडियस का डबल, और R हम यहाँ पर पता कर चुके होंगे। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों हमारी 2mv अपॉन QB। ये आ गई साहब AE। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये केस अगर आपके समझ में आ गया तो अब जो बाकी के केस हैं वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि
ये तो आपने नोट कर लिया होगा अब तक, ठीक है ना। क्या क्या पूछेगा ये फिक्स है, ठीक है। अब साहब दूसरा केस लेते हैं बच्चों, केस सेकंड। तो केस सेकंड क्या है बच्चों, ये वो प्लेन है जो जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्रॉस में, क्रॉस का मतलब माइनस जेड, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, मास है m, और ये b वेलोसिटी से प्लेन के साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा, क्लियर। और यहां से वो चार्ज पार्टिकल ऐसे निकल रहा है, क्लियर, उतनी ही स्पीड से। अगर यहां b स्पीड से एंटर करता है तो b स्पीड से ही निकलेगा। याद आया कि जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्पीड को चेंज नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन है वो ऑलवेज जीरो रहता है, ठीक है। तो जितनी स्पीड से वो एंटर हुआ होगा उतनी स्पीड से वो बाहर आया होगा। तो ये हमारा हो गया एंटरिंग पॉइंट ए, और ये हो गया था हमारा एग्जिट पॉइंट ई, क्लियर। अब साहब वो आपसे मान लो ये एंगल आपको उसने दिया हुआ है बीटा, क्लियर, ये एंगल आपका कितना है, बीटा, ठीक है। तो वो आपसे क्या पूछेगा कि भाई वही सारे क्वेश्चंस कि सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो सिंपल है भाई, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो हो गई r इज इक्वल टू mb अपॉन qb। उसके बाद टाइम स्पेंट इन दी मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले यहां ये देखिए कि ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट किधर होगा, ठीक है जी। तो देखो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आपका माइनस जेड में इस तरह से, ठीक है, और करंट हो गई आपकी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर आएगा कुछ इधर, है ना, इस तरह से। और सोचने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी आपको सर्किल की रेडियस पता करनी हो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक, ठीक है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के नॉर्मल एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगी आपकी रेडियस। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी होगी सर्कुलर मोशन में, जो वेलोसिटी होगी वो सर्किल के उस पॉइंट पर सर्किल के टेंजेंशियल होगी। तो यहां से अगर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्किल कुछ इस तरह से आएगा, समझ गए, ठीक है। थोड़ा भावनाओं को समझना क्योंकि ड्राइंग मेरी कमजोर है। इसको इस तरह से मान लो, ठीक है, चलो ये हो गया साहब आपका वो सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये जो आपकी वेलोसिटी है ये सर्कुलर पाथ के क्या है, टेंजेंशियल, ठीक, क्योंकि इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से तो ये इसके टेंजेंशियल है। और वेलोसिटी टेंजेंट है तो रेडियस उसके परपेंडिकुलर होगी, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे ही ये इसके टेंजेंशियल होगी वेलोसिटी एग्जिट पॉइंट पर, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दोनों परपेंडिकुलर जहां मीट कर रहे होंगे वो हो गया साहब सर्किल का सेंटर O, ठीक है साहब। अब ध्यान से सुनना बात को। तो सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है कि भाई जो एग्जिट पॉइंट पर जो एंगल है वो कितना है ये बताओ, क्लियर। चलिए वो एंगल बताते हैं कि बीटा कितना है। तो बीटा कैसे बताएंगे ये देखिए बच्चों, ये है वेलोसिटी जो कि टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये रेडियस है, तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है भाई, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, और ये पूरा एंगल यहां से लेके ये पूरा एंगल 180, तो 180 में से 90 प्लस थीटा घटाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्लियर, हाँ या ना। अब बच्चों यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो ये एंगल हो गया साहब हमारा 90, क्लियर, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो बच्चों ये एंगल आ जाएगा हमारा थीटा। देख लीजिए भाई, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस 90, क्लियर, इक्वल टू क्या होना चाहिए 180। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस 9, ये तो x है ना, x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 इक्वल टू क्या होना चाहिए 180। तो 90 90 180, 180 में से 180 गया तो 0, तो x इक्वल टू थीटा। तो ये जो x एंगल जो हमने माना है ये कितना होगा थीटा,
सिंपल, ठीक है ना। अब देखो ये सेम कॉमन साइड है, कॉमन साइड के सामने एंगल इक्वली होगा, तो ये भाई एंगल है आपका थीटा। देखो ये जो साइड है आपकी, ये मान लो ये पॉइंट है आपका डी, तो AD है ना, और ये R तो ये भी R, तो ये एंगल आपका 90, तो ये एंगल आपका 90। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर भाई, ये R तो ये भी R। उसके बाद ये हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये एंगल आपका 90। क्लियर। अब सेम साइड के सामने एक एंगल सेम होता है, तो इसके सामने एंगल है ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, तो सेम लॉजिक से ये एंगल आपका कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। क्लियर। अब ये आपकी वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी तो ये सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होगी इस तरह से, और ये आपकी रेडियस इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला जो एंगल है ये हो गया साहब आपका 90 डिग्री। सिंपल ज्योमेट्री चल रही है, सिंपल, कोई बहुत बड़ी ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये हमें बीटा पता करना था, तो देखो ये 90 माइनस थीटा और ये बीटा, तो बीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल होना चाहिए किसके, 180 डिग्री के, तो 90 180, तो बच्चों बीटा इज इक्वल टू आ गया आपका थीटा। लो जी, एग्जिट पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो उतना ही होगा जितना एंटरिंग पॉइंट पे था, और आपने ध्यान दिया हो तो वही केस आपका यहां पर था कि एंटरिंग पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा था, 90, और एग्जिट पॉइंट पर भी एंगल कितना बन रहा था, 90। क्लियर। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी ज्योमेट्री एंगल का खेल चला है बस, कि ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका थीटा, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल थीटा, फिर ये एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका बीटा इक्वल टू थीटा आ गया साहब। क्लियर। एग्जिट पॉइंट पर एंगल आ गया। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा है उसने टाइम स्पेंट, तो टाइम स्पेंड अभी मैंने आपको ट्रिक दी थी कि आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, बस वो देखना है भाई। पूरे सर्किल के लिए था 2πm/qb, अब हमें बस ये एंगल रखना है 2π की जगह पर, तो आर्क एंगल बना रहा है सेंटर पर बच्चों कितना, 2 थीटा भाई, थीटा और थीटा, तो ये टोटल एंगल होगा ना आर्क का, ये 2 थीटा, तो बस इस 2π की जगह बच्चों हमें क्या रख देना है, 2 थीटा, तो 2 थीटा m और अपॉन में आपका QB, ये हो गया सब आपका टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। उसके बाद बच्चों क्या पूछ रहा था वो हमसे उसके बाद वो क्या पूछ रहा था भाई, रेडियस, टाइम स्पेंड हो गया, एग्जिट पॉइंट पर एंगल हो गया। उसके बाद वो पूछेगा आपसे ये वाली डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, AE। देखो यहां पर देखो AE डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 2AD, सही है भाई। ये और ये दोनों डिस्टेंस बराबर ही तो हैं, तो AD निकाल लो और उसका क्या कर देना है, 2 टाइम्स। तो AD कैसे निकालेंगे, कि ये वाला जो ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और हाइपोटेन्यूस हो गया बच्चों R, तो यहां से AD इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी R साइन थीटा, तो AE इक्वल टू आ गया साहब 2R साइन थीटा, ठीक है। लो जी, ये आ गई आपकी एंटरिंग और एग्जिट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट बचा बच्चों डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब लास्ट पॉइंट है आपका कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ, तो देखो डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे कि केस था हमारा ये कि ये था प्लेन और ये थी साहब वेलोसिटी इनिशियल, और ये एंगल था हमारा थीटा, और ये थी फाइनल वेलोसिटी, और ये एंगल भी हमारा कितना है अब थीटा, भाई बीटा इक्वल टू थीटा आया है, ठीक है ना। अब साहब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच एंगल, कंडीशन जब वो दोनों टेल से टेल मिली हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, क्लियर, इसको पीछे बढ़ाऊं और इसको बढ़ाऊं इस तरह से आ गई,
तो ये वेक्टर हो गया आपका वी आई, ठीक है, और ये वेक्टर हो गया आपका वी एफ। क्लियर? ये एंगल थीटा है तो ये बच्चों एंगल थीटा होगा अपोजिट एंगल, ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल होगा आपका थीटा। क्लियर? और ये हो गया बच्चों एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल। तो ये थ्योरम है कि दो इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन आ गया साहब हमारा 2 थीटा। लो जी, कहानी खत्म। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी कितना 8th 9th लेवल की ज्योमेट्री यूज हुई है, वो भी केवल एक एग्जिट पॉइंट के एंगल को निकालने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। r = mb/qb होता है, t = 2πm/qb है, बाकी तो सारी चीजें वही हैं। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना आसान है। क्लियर? अब एक और केस आता है आपका बच्चों, ठीक है, एक और केस लेते हैं। तो अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो वो जो केस है आपका, वो केस क्या है कि ये साहब प्लेन हो गया और इस प्लेन के ऊपर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से एंटर हुआ है, ठीक है, और ये जो एंगल है आपका वेलोसिटी का, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का प्लेन के साथ, वो एंगल है b, और जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज है q, मास है m। ठीक है, अभी अभी जो मैंने आपको बात बताई थी, बस एक बात याद रखनी है इन केसेस में कि जो सेंटर होगा सर्किल का वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उस लाइन पर लाई करेगा। ठीक है ना? तो ये है वेलोसिटी बच्चों। ठीक है, अब बच्चों फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो। पहले पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थम हो गया करंट की तरफ, तो फोर्स कुछ इस तरह से इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा? मतलब सेंटीमीटर फोर्स ऑलवेज सेंटर की तरफ लगता है, तो ये भी कह रहा है कि सेंटर इधर है। ठीक है, दूसरा, अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरह से, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर इधर ही तो आएगा, बोलो। ठीक है, तो ये यहां पर होगा सेंटर। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से यहां से चला और इस तरह से सर्किल बनाते हुए और यहां से ऐसे निकला सा। क्लियर? कुछ इस तरह से निकला, वो यहां से ऐसे एंटर हुआ। थोड़ा सा ड्राइंग में वीक हूं मैं, तो मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा आप बस बर्दाश्त कर लें। ये पार्टिकल ऐसे गया, यूं यूं यूं, और ऐसे आ गया साहब, ठीक है, और यहां से वो ऐसे निकला। अगेन ये एंगल है साहब हमारा बीटा। क्लियर? और यहां से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो ये हो गई साहब हमारी, चलो अच्छे से कर लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे, ये परपेंडिकुलर है बच्चों। ठीक है ना? ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी सर्किल के टेंजेंशियल होगी सर्कुलर मोशन में। ठीक है ना? तो ये हो गई साहब हमारी रेडियस और ये हो गई हमारी रेडियस। अगेन क्वेश्चंस वही हैं कि सबसे पहले तो जो सर्कुलर पाथ है, अच्छा ये इस तरह से जाएगा, तो ये हो गया सर्किल का सेंस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो वो तो सिंपल है, ऑलवेज क्या होगी, r = mb/qb। क्लियर? उसके बाद बच्चों अब हमें निकालना है कि एग्जिट पॉइंट वाला जो एंगल है वो कितना है। ठीक है, वो हमने बीटा मान रखा है, तो हमें बीटा पता करना है, बीटा कितना है। तो देखो ये एंगल आपका थीटा है या ना, और ये पूरा एंगल बच्चों 90, क्योंकि ये वेलोसिटी और ये रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये पूरा एंगल आपका 90 यहां से लेके, और ये एंगल आपका थीटा, तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा साहब 90 - थीटा। क्लियर? ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 - थीटा। अब सिमिलरली भाई ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, ये वेलोसिटी, ये रेडियस, तो ये एंगल भी तो 90 होगा। तो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा,
ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा। क्लियर? और ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला जो एंगल, ये आपका हो गया कितना? 90। भाई एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, दोनों परपेंडिकुलर होंगी नहीं होंगी? क्लियर है भाई? ये दोनों, ये और ये दोनों रेडियस कैसे होंगी? परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं? नहीं। चलो, ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल भाई ये थीटा हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये जो आपका एंगल है ये 90 माइनस थीटा, ये सेम साइड के सामने सेम एंगल, तो ये एंगल भी ठीक, ये एंगल भी आपका कितना होना चाहिए बच्चों? 90 माइनस थीटा। भाई आर के सामने ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो आर के सामने ये एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये मान लो एंगल है एक्स, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए? तो एक्स प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ गया साहब आपका 2 थीटा। x इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, देखो इसको और एक और तरीके से करते हैं, इसको और तरीके से करते हैं एक और से, कि इसको हटा दो यहां से। ठीक है, इसको भी हटा दो। क्लियर? अब देखो भाई ये तो समझ में आ गया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अब आपका हो जाएगा थीटा। अब तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना? अब साहब सेम साइड के सामने सेम एंगल, इस साइड के सामने ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो बच्चों ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ये एंगल आपका अगेन 90, तो ये एंगल भी आपका थीटा होना चाहिए। तो टोटल एंगल बच्चों ये कितना हो गया? 2 थीटा। क्लियर? अब बच्चों हमें बीटा पता करना है, तो बीटा और ये पूरा एंगल ये कितना है? 90। भाई ये रेडियस, ये वेलोसिटी, तो 90 एंगल हो गया। तो 9 बीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल होना चाहिए किसके? 90 के। भाई बीटा और प्लस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के। तो बीटा माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा। लो जी, एग्जिट एंगल उतना ही है जितना एंटरिंग एंगल होगा। अब बच्चों एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में आ गया था कि सर अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करेगा तो वो तो हेलिकल पाथ पर चलता है, सर्कुलर पाथ पर तो तभी चलेगा ना जब 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना? तो वो क्या कंफ्यूज हो गया था कि ये प्लेन है बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से शुरू कहाँ खत्म, और ये जो एंगल थीटा है ये वेलोसिटी का एंगल इस प्लेन से मेजर किया जा रहा है जिसको हमने थीटा लिया है। हम सर्कुलर मोशन, हेलिकल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन किस एंगल से डिसाइड करते हैं? हम उस एंगल से डिसाइड करते हैं जो पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाती है। तो इस केस में जितने भी केस अब तक लिए हैं, हर केस में वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो कि देखो मैग्नेटिक फील्ड है आपका x माइनस एक्स में इधर, तो ये जो मार्कर मैंने रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये है वेलोसिटी, ठीक है ना, ये वेलोसिटी, ये वाला मार्कर दूसरा वाला, तो ये एंगल, ये वाला एंगल जो है, ये वाला दोनों मार्कर के बीच, ये तो अभी 90 है भाई। मैग्नेटिक फील्ड जेड में है और वेलोसिटी आपकी एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन और जेड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता था। अब तो क्योंकि काफी
उसमें आ गए हैं ये क्वेश्चंस लाइमलाइट में, तो अब सबको पता होता है। लेकिन शुरू में जब आए थे जेईई में तो ज्यादातर बच्चों ने गलती यही की थी कि सबने हेलिकल पाथ सोच के करे ये तो एंगल थीटा बना रहा है तो हेलिकल पाथ पर चलेगा। नहीं, थीटा बन किसके साथ रहा है ये देखो, वो तो प्लेन के साथ बन रहा है, और हमें थीटा कौन सा वाला चाहिए, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच होता है, तो वो यहां पर 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए बीटा आ गया साहब आपका, रेडियस आ गई। अब हमको निकालना है बच्चों क्या, टाइम स्पेंड। तो टाइम स्पेंड अब सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था, तो ये t इज इक्वल टू 2πm/qb, और हमें 2π की जगह वो एंगल रखना है जो सर्किल का जो आर्क सेंटर पर बना रहा है। तो देखिए बच्चों ये है आर्क, मान लो ये है ए, ये है ई, ठीक है, तो ये ए ई ये आर्क है, और ये आर्क अपने सेंटर पर क्या बना रहा है, एंगल। तो पूरा एंगल होता है 2π, और 2π में से ये एंगल निकाल देंगे 2 थीटा, तो आर्क का एंगल हो गया बच्चों 2π माइनस 2 थीटा। क्लियर? तो बस टाइम स्पेंड आ जाएगा 2π की जगह क्या रखना है, 2π माइनस 2 थीटा m, और अपॉन में आपका QB। क्लियर? लो जी, ये आ गया आपका टाइम स्पेंट। क्लियर? अब साहब हमसे पूछेगा कि एंटरिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बीच डिस्टेंस बताइए, मतलब AE बताइए। तो AE विल बी इक्वल टू होगी किसके, मान लीजिए ये पॉइंट है D, तो AE इज इक्वल टू 2AD। भाई जितनी AD होगी उतनी ही DE होगी, तो AD निकाल लेते हैं और AD का क्या कर देंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो AE इज इक्वल टू 2AD, तो AD निकालना है ना अब हमें, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा साहब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर AD और अपॉन हाइपोटेन्यूस R। ठीक है, तो यहां से AD इज इक्वल टू हो जाएगा R साइन थीटा। क्लियर? बस यहां पर AD की जगह क्या रख देंगे, R साइन थीटा, तो ये हो गया 2R साइन थीटा, और R की वैल्यू हमको बताई है 2mb/qb, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। लो जी, ये एंट्रिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया प्लेन, ठीक है, जो प्लेन सेपरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये हो गई साहब आपकी इनिशियल वेलोसिटी vi, और ये हो गई साहब हमारी फाइनल वेलोसिटी vf। ठीक है, ये एंगल है थीटा, और ये एंगल भी हमारा थीटा। क्लियर? अब देखिए आगे हम vf को थोड़ा आगे बढ़ाया हमने ऐसे, और इसको हमने ऐसे बढ़ाया, तो दोनों की टेल से टेल मिल गई, ये vi और bf इधर बच्चों। ठीक है, दोनों की टेल से टेल मिल गई, और ये दोनों के भी टेल टू टेल एंगल ये है आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये थीटा, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। यहां शायद दिखाई ना दे रहा हो आपको, तो मैं यहां कर देता हूं ऊपर थोड़ा। ठीक है, ये तो कर लिया होगा ना आपने, इसको हटा देता हूं मैं अब। ठीक, तो ये है, ये आपका प्लेन, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी vi, और ये हो गई सब फाइनल वेलोसिटी vf। ये एंगल आपका थीटा था, और ये एंगल बीटा भी क्या निकल के आया था, थीटा। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल चाहिए कैसे, दोनों की टेल से टेल मिली हो। तो फाइनल वेलोसिटी को हमने इस तरह से आगे बढ़ाया, शिफ्ट किया। ठीक है, ये हो गई bf, और ये सब हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ही, तो ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट बन गई, थीटा थीटा इंटीरियर एंगल, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल। तो एज पर थ्योरम दो इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो एंगल ऑफ डेविएशन आ गया बच्चों 2 थीटा। ठीक है साहब, अब बच्चों लास्ट केस है हमारा बस। ठीक है, और ये टॉपिक खत्म। तो लास्ट केस क्या है कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल ही एक रीजन में, मतलब उसकी थिकनेस फिक्स है कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी थिकनेस में है। ठीक है, और आपसे वो क्या पूछेगा, डेविएशन। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस एक 7th 8th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री यूज हुई है, बस एक एग्जिट पॉइंट का एंगल पता करने वाली जो है, बाकी तो सब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही है, सर्किल रेडियस का फॉर्मूला वही है, सोचो तो, है ना।
तो अब है आपका अ पार्टिकल एंटर्स अ रीजन ऑफ थिकनेस x। केस 4 है अ पार्टिकल enters a region of magnetic field of thickness x, ठीक है, then find angle of deflection, then find angle of deflection, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, ये साहब x थिकनेस में, ये x थिकनेस में यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने अभी आपको बोला था ना, आपको एक पता होगा एटलीस्ट कि यहां से शुरू है या यहां खत्म है, या फिर आपको दोनों पता होंगे कि भाई फील्ड यहां से शुरू है और यहां पर खत्म है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं फाइनाइट रीजन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्स मतलब थिकनेस में ये मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। और बच्चों यहां इसको मान लेते हैं हम, सपोज दिस इज एक्स, ठीक है, एंड दिस इज वाई, और ये हमारा ओरिजिन। यहां ओरिजिन से एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है क्यू, मास है एम, वी वेलोसिटी से इसमें एंटर करता है, ठीक है साहब। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो वो पार्टिकल कैसे पाथ पर चलेगा, सर्कुलर पाथ पर, इस तरह से सर्कुलर पाथ पर चलेगा और यहां से कुछ इस तरह से फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है साहब, क्लियर। तो यहां पर ये वेलोसिटी हो गई v, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल क्या पूछ रहा है वो, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच जो एंगल होगा व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको यहां से शिफ्ट कर दूं, ध्यान से सुनना, ये हो गया x, और यहां से इसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बच्चों ये यहां पर हो जाएगा सर्किल का सेंटर, और ये रेडियस हो गई साहब आपकी r सर्किल की, क्लियर। और ये हमारी x, और x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। पैरेलल शिफ्टिंग, अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, दोनों की टेल से टेल मिल रही है, तो ये इन दोनों के बीच एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और वो इसी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को पूछ रहा है। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ने अपनी मोशन स्टार्ट यहां से की थी, और t इज इक्वल टू t टाइम पर वो पार्टिकल आपका यहां है, ठीक है। अब साहब तो t टाइम में कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया ये पता करना है। दो तरीके हैं, मतलब आपसे t टाइम पर पूछ सकता है और इस x के टर्म्स में आपसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछ सकता है। तो हम t पहले पता करते हैं। देखो t टाइम्स कैसे पता करेंगे कि आफ्टर टाइम t एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो ये एंगल थीटा, तो ध्यान से देखिए, ये है सर्किल की रेडियस और ये वेलोसिटी सर्किल के टेंजेंशियल होती है। तो भैया ये एंगल हो गया साहब हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल बच्चों हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। सोच लो भाई, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल हो गया 180, और 180 में से 90 प्लस थीटा निकाल दिया हमने, तो 90 माइनस थीटा, और ये बच्चों एंगल आया हमारा 90 है ही, ठीक है। ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा। कैसे, 90 मान लो ये x है, तो x प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू
थीटा आ जाएगा निकल के, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। कितने टाइम में? t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल चला और यहां से ऐसे यूं घूमते हुए, जैसे सर्किल चल रहा है ना, मान लो पार्टिकल ऐसे था यहां से और t इक्वल टू 0 पर यहां था और वो ऐसे सर्किल पर चलता हुआ यहां से यहां आ गया, t इक्वल टू 0 से t टाइम पर, तो कितना एंगल घूम गया वो? थीटा। तो ये एंगल कितना घूम गया? थीटा। तो जितना पार्टिकल एंगल घूमा, जितना एंगल रिवॉल्व हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, वही उसका क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। मैं देखो ये थीटा और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दोनों बराबर वही तो हैं, दोनों सेम ही एंगल तो हैं। तो हम इस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को एक और तरीके से क्या कहेंगे कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर चलते हुए टी टाइम में जितना एंगल घूम जाएगा उतना ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अब हमको ये थीटा पता करना है, ठीक है। तो हमको ये थीटा पता करना है, तो कैसे करेंगे? द डेविएशन डेल कैन बी फाउंड इन टू वेज। द डेविएशन और डिफ्लेक्शन एक ही बात है। द डेविएशन थीटा कैन बी फाउंड इन टू वेज। तो पहला टाइम के टर्म्स में, पहला क्या है बच्चों? टाइम के टर्म्स में। आफ्टर टाइम टी डेविएशन विल बी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। सिंपल रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और ओमेगा क्या होती है बच्चों? ओमेगा क्या होती है सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर इसमें मैग्नेटिक फील्ड में आपको याद होगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी और t की वैल्यू होती थी बच्चों 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो क्यू बी ऊपर चला जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्यू बी अपॉन एम ओमेगा की वैल्यू। तो यहां रख देंगे क्यू बी अपॉन एम और इनटू टी। लो जी, आफ्टर टाइम टी इतना डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है आपका, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज x, ठीक है, x के टर्म्स में। तो देखो यहां से लेके यहां तक ये x है, तो ये x हो गई, नहीं हो गई? बोलो भाई, ये x, तो ये x और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बच्चों r। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स x अपॉन r। लो जी, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर बस एक थोड़ा कहते हैं मैथमेटिक्स बोलता है, तो यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो x है वो ग्रेटर देन r नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि साइन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर आपने यहाँ x की वैल्यू, सपोज ये जो x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन r हुई, तो x ग्रेटर देन r हुआ तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आएगा, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये फॉर्मूला आपका तब ही वैलिड है जब x या तो r के इक्वल है या फिर x लेस देन r है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि ऐसे करके लिखेंगे यहां पर कि साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, सही है। सो दिस फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन x लेस देन इक्वल टू r, ठीक है। अब इफ x ग्रेटर देन r, देन particle will move on semicircle, and deflection will be pi। सिंपल।
जो पहला केस हमने किया था कि अगर पाई के सेमी सर्किल पे चलेगा और सेमी सर्किल के केस में जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो कितना होता है, पाई। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x या तो r से कम है या बराबर है। अगर x r से बड़ा है तो फिर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते, और उस केस में अगर x r से बड़ा है, ये जो x है ये सर्किल की रेडियस से बड़ी है, तो फिर जो पार्टिकल है वो सेमी सर्कुलर मोशन करेगा और उस केस में आपका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो पाई होगा। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं बस छोटा सा, ठीक है, और इस लेक्चर को समाप्ति देते हैं। मैं समझता हूं कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है आपका कि a particle of mass m and charge q is projected into a region having a perpendicular magnetic field। ठीक है, find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field if the width of the region is। बिल्कुल यही इसी का क्वेश्चन है, मतलब वो उसने 1 2 3 ये विथ दी हुई हैं कि वो कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की विथ है तो फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको उसने क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में विथ दी हुई है साहब 2mb अपॉन क्यूबी। अब बच्चों ध्यान से देखो, mb अपॉन क्यूबी क्या होता है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इसका मतलब 2r। क्लियर? तो कहने का मतलब ये विड्थ है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, x, और x ग्रेटर देन r हो गई साहब, x ग्रेटर देन r हो गई भाई। x 2 टाइम्स है, जो x है वो रेडियस का 2 टाइम्स है, और अभी अभी हमने क्या कहा है कि अगर x ग्रेटर देन r है तो फिर क्या होगा, सेमी सर्कुलर पाथ पर चलेगा पार्टिकल, सेमी सर्कुलर, और जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है बच्चों वो कितना होगा, पाई के इक्वल। हो गया सवाल। ठीक है, बी में वो कह रहा है कि अगर थिकनेस mb अपॉन क्यूबी है तो mb अपॉन क्यूबी तो रेडियस है, तो मतलब जो x है वो एग्जैक्टली r के इक्वल है। तो ये तो हमने बोला ही है कि जो x की वैल्यू है वो कंडीशन क्या है, बराबर हो r के या फिर लेस देन होनी चाहिए। तो x बराबर है तो फिर हम वो फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू r अपॉन r मतलब 1, तो थीटा की वैल्यू आ गई साहब पाई बाई 2 बाई साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तीसरा केस है बच्चों, तीसरा जो केस है वो है आपका mb अपॉन, जो थिकनेस है वो दी हुई है mb अपॉन 2 क्यूबी। तो कहने का मतलब mb अपॉन क्यूबी क्या है, r, तो r बाई 2, मतलब जो थिकनेस है वो r बाई 2 है, तो x लेस देन r बाई 2 हो गई। जो थिकनेस है वो रेडियस से कम है तो x लेस देन r है, तब भी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू r बाई 2 अपॉन r से r कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 6 या 30 डिग्री। क्लियर? तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और काफी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।